दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे इस वक्त में घिबली स्टाइल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। लोग चैट जीपीटी का या फिर ग्रुप का और दूसरे एआई का भी यूज़ कर रहे हैं अपनी फ़ोटो को घिबली स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो स्टाइल है ये एक्चुअली में एक जैपनीज़ स्टाइल है जिसको एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी ने बनाया था। ये 5 जनवरी 1941 में पैदा हुए थे और टोक्यो में पैदा होने के बाद में इन्होंने 1963 के अंदर एज ए एनिमेटर काम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद में 1985 के अंदर इन्होंने खुद का स्टूडियो जो कि घिबली स्टूडियो के नाम से इन्होंने खोला था। ये उसमें को-फाउंडर थे और उसके अंदर सुजुकी भी शामिल था और भी कई थे इन्वेस्टर इसके अंदर शामिल जिन्होंने इस पूरे स्टूडियो को तैयार किया था और यही बनाते थे एनिमे स्टाइल की मूवीज़ कार्टून उस वक्त में। और आज के वक्त में तो खैर और भी कई सारे स्टूडियो जो ये काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जब ये एआई देखा और इस तरीके के आर्ट को देखा तो इन्होंने कहा कि ये तो इंसल्ट है ह्यूमन लाइफ की, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होता बनाना। लेकिन फिर भी आज एआई इसको बना रहा है लेकिन इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। ये मतलब बिल्कुल वाहियात चीज़ें हैं। ये उस चीज़ की तरह है जैसे कि कोई डांस कर रहा है विदाउट इमोशन। ये ना इमोशन दिखा रहा है, ना कोई पेन दिखा रहा है, ना कोई कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। ये बस ऐसे ही है कि आपका फेस भी एज ए लात एक्ट कर रहा है। तो उस तरीके की चीज़ें बना रखी हैं। ये ह्यूमन लाइफ के लिए मतलब इंसल्ट है, एक आर्टिस्ट के लिए इंसल्ट है जो कि काफ़ी मेहनत से ये चीज़ें बनाया करता था। आज एआई से लोग फ्री में बनवा रहे हैं क्योंकि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं ये जो घिबली स्टूडियो है ये शायद बहुत ही जल्द कॉपीराइट देगा चैट जीपीटी को या फिर कह लो ओपन एआई को देगा, क्योंकि वही पेरेंटल कंपनी है। उनको ये लीगल बैटल लड़नी पड़ सकती है क्योंकि एनिमे लवर्स को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, खासतौर पे जापानीज लोगों को, क्योंकि उनके लिए तो मतलब एक अलग ही इमोशन है एनिमे से जुड़ा हुआ। तो उसको देख के ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि भैया ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त में ट्रेंड में, तो भाई कॉपीराइट ज़रूर आ सकता है ओपन एआई को इस घिबली स्टाइल की वजह से। दोस्तों गूगल ने एग्री कर लिया है कि वो $100 मिलियन में सेटलमेंट करेगा एक कैलिफोर्नियन कंपनी के साथ में, यानी कि करीबन 855 करोड़ रुपए देगा ये उस कंपनी को जिन्होंने 14 साल पहले इनके ऊपर लॉ सूट मारा था। दरअसल इस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट चलाई थी गूगल एड्स के जरिए, जहां पर गूगल एड्स ने क्या किया कि वो एडवर्टाइजमेंट किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन पे चला दी। मतलब ये चाह रहे थे कि भैया यूएस के अंदर चले, उन्होंने चला दी कि इंडिया के अंदर चले, क्योंकि भैया उनको लगा होगा कि चलो इनको निपटा देते हैं, इनको व्यू दे देते हैं इनकी एड्स के ऊपर। लेकिन इस कंपनी को कोई भी फायदा नहीं हुआ। मान लो मैं दूध बेच रहा हूं इंडिया के अंदर बैठ के और मेरी एड्स चल रही है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो मेरा दूध भैया वहां जाके थोड़ी ना बिकने वाला है। तो इसकी वजह से यही सेम चीज इस कंपनी के साथ में हो गई कि इनको नुकसान तो हुआ ही हुआ, एक तो एड्स खरीदने का, क्योंकि उस पर भी इन्होंने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए थे और ऊपर से इनकी कोई भी सेल्स नहीं हुई, जिसकी वजह से इन्होंने 2021 के वक्त में ये केस फाइल किया था कि भैया इन्होंने हमारे साथ में धोखेबाजी करी। और अब जाके फैसला ये आया कि $100 मिलियन दे के सेटलमेंट करेगा गूगल इस कंपनी से। दोस्तों आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो भैया अगर आप कोई कोडिंग सीख रहे हो तो आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन आज की डेट में खुद बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ ये मानते हैं कि कोडर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन कंपनीज़ को, क्योंकि आज एआई ही उनके लिए कोडिंग कर सकता है। बस एक बंदे को बिठाना है कि भैया इस तरीके की प्रोग्रामिंग करवानी है, एआई आपको खुद सारी कोडिंग करके दे देगा जिससे कि आप काम चला लोगे। तो मतलब इतने ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए कि जहाँ पर पहले 10 कोडर बिठाने पड़ते थे वहाँ पर शायद अब 10 कोडर ना, एक कोडर से ही काम चल जाए, क्योंकि वही सारी अरेंजमेंट कर देगा, क्योंकि कोड्स तो सारे लिखे लिखाए आ रहे हैं, सारे एआई के जरिए जनरेट किए जा रहे हैं। तो इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ का मानना ये है कि शायद आने वाले वक्त में कोडर्स की ज़रूरत ही ना पड़े और किसी भी स्टूडेंट को कोडिंग सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका काम एआई कर देगा। तो उससे अच्छा है कि एआई के बारे में सीखो, एआई के बारे में पढ़ो, तो शायद उससे ज़्यादा फायदा है। दोस्तों चाइना के शंघाई के अंदर फैशन वीक हुआ, जहाँ पर यूनिटरी रोबोटिक्स ने अपना रोबोट भी उतार दिया जिसका नाम यूनिटरी G1 है और इसने वहाँ पर कैट वॉक करके दिखाई, जिसको कैट वॉक कहें या मैकेनिकल कैट वॉक कहें, रोबोटिक कैट वॉक कहें। और चलो इसको तो छोड़ो, वो जो डॉग वो चल रहा है रोबोटिक डॉग, उसको क्या बोले भाई, रोबोटिक डॉग कैट वॉक। तो इस तरीके से अब रैंप पे इन्होंने चल के दिखाया, जो कि थोड़ा सा डेंजरस लगा कि भैया रोबोट अपनी तरफ में आ रहा है और एकदम से लाइट जाएगी, या तो ये अपने डॉग को छोड़ेगा या ये हम पर अटैक कर देगा और सबको बजा डालेगा। लेकिन इसकी वॉक देखकर मुझे WWE का वो बुगी मैन याद आ गया भाई, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही चलता था, उसके भी कपड़े ऐसे ही थे। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा रियल है वो तो आप मार्च का महीना ही देख के बता रहे होंगे कि भैया कहीं पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में हालांकि गर्मी पड़ रही थी लेकिन एकदम से इतनी ठंड हुई कि भैया
कल ही एक्सपीरियंस हो गया कि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई भाई, बाहर ऐसी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बर्फ़ पड़ गई हो। लेकिन यहाँ पर 80% ग्रीनलैंड जो कि पूरे स्नो से ही ढका हुआ है, वहाँ पर ज़िंदगी में पहली बार लोगों ने बारिश देख ली। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या ही होगी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जहाँ पर आज तक कभी बारिश नहीं हुई थी वहाँ पर भी बारिश होने लग गई, जबकि ग्रीनलैंड में सिर्फ स्नोफॉल ही हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर बारिश भी देखने को मिल गई लोगों को, जिससे कि अब पता लग रहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा शायद लेट हो चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग रोकने से। अभी भी वक्त है, लेकिन किसको पड़ी है। दोस्तों, गौरव तनेजा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, कैरोस्लैम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि लोगों को ये मालूम चला कि इन्होंने अपने डॉग को अब अपने घर से निकाल दिया है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से उनका जो डॉग माउ था वो नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने बार बार ये सवाल पूछना शुरू किया, जो कि खासतौर पर डॉग लवर है। मैं भी डॉग लवर हूँ, हालांकि मैं ब्लॉग वगैरह नहीं देखता हूँ इनके, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई डॉग बिस्तर पर चढ़ते थे, सोफे पर चढ़ते थे, जिसकी वजह से हमको लगा कि वो ठीक नहीं है, तो हमने उनको अपने फार्म हाउस पर रख दिया और उससे रेगुलरली मिलने के लिए जाते हैं कभी कभार, लेकिन अब हम उन्हें घर पे नहीं रखते हैं। तो कई सारे लोगों ने यही जवाब दिया कि भैया व्यू के लिए लाओ, क्योंकि एक्चुअली में आपने देखा होगा कि कई सारे ब्लॉगर एक साथ ही डॉग पालने शुरू कर चुके थे, कि मतलब वो वक्त ऐसा चल रहा था सोशल मीडिया के कि भाई जो भी डॉग दिखा रहा था अपने ब्लॉग के अंदर उसके व्यू काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। तो बेसिकली लोगों का मानना यही है कि गौरव तनेजा ने डॉग जो उनका माउ था उसको इसीलिए पाला था, उसीलिए लाए थे कि ताकि व्यू आ पाए और कंटेंट मिल पाए, तो कंटेंट के लिए बेसिकली लाए थे। तो इससे पता लग जाता है भैया ह्यूमन कितने ज्यादा सेल्फिश होता है, कि मतलब व्यूज के लिए डॉग भी पाल सकते हैं और उसके बाद में उसको छोड़ भी सकते हैं। हमने देखा है भाई कई सारी वीडियोस के अंदर कि डॉग तो मतलब बीमार पड़ जाते तो उसे ऐसे ही छोड़ देते, उसका इलाज भी नहीं कराते कई सारे लोग, तो पालना तो दूर की बात है। मतलब जिसके बस की पालना नहीं है ना भैया, उसको डॉग लाना ही नहीं चाहिए अपने घर में। अगर लाया है अपने घर में तो उसको फैमिली मेंबर के जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। वो बिस्तर पे भी चढ़ेगा, वो सोफे पे भी चढ़ेगा, वो तुम्हारा मुंह भी चाट लेगा, तो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर तुम डॉग लवर हो या उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो तो ही लाओ भैया डॉग अपने घर में, वरना ज़रूरत नहीं है लाने की। भैया मेरे पास भी 2 डॉग हुआ करते थे, हालांकि लास्ट ईयर दोनों ही गुजर गए। एक 4 साल जिया, एक 12 साल जिया, दोनों की मतलब काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाया, लेकिन एक को कैंसर हुआ था, एक को किडनी फेल हुआ था, उसका इलाज किया, एक का 1 महीने चला था, एक का पूरे 6 महीने चला था कैंसर का, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। पैसा ऐसे जा रहा था जैसे कि मतलब जेब में आ रहा है जा रहा है, जेब में ऐसे चल रहा था, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश करी। और आई थिंक सभी जो भी पेट ओनर होता है वो यही करता है, पूरी कोशिश करता है जितना भी उसके पास में होता है कि भाई किसी तरीके से मेरा डॉग 1 महीना और जी जाए और थोड़ा सा जी जाए। लेकिन यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया जीते जी डॉग को भगा देते हैं कि जा, जरूरत नहीं तेरी।